हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्जाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेट नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 16 तक के वीडियो का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे को अपने फ्रेंड सर्किल या स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? किसका है फ्रेंड? तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। ये कथन महात्मा गांधी का है। फ्रेंड फ्रेंड वोट देने का जो अधिकार है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में मतदान का अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 326। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? संसदात्मक सरकार सर्वप्रथम किस देश में आरंभ की गई? तो ये ब्रिटेन में आरंभ की गई सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का जो है अनन्य अधिकार है? राज्यसभा का अनन्य अधिकार है किसके संबंध में? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये राज्यसभा के अनन्य अधिकार है। फ्रेंड, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद जो है संशोधन कर सकती है, मतलब किस हिसाब से संशोधन कर सकती है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, हमारे संविधान के भाग 8 में भाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है, और इसमें 22 भाषा का वर्णन है, 22 भाषा का वर्णन है, 22 भाषा का वर्णन है। संविधान के भाग 8 में 22 भाषा का वर्णन है। फिर मूल संविधान में 14 भाषा का ही वर्णन था, मूल संविधान में 14 ही थे। फिर बाद में संशोधन करके और भी भाषा का जोड़ा गया है, और भी भाषा जोड़े गए हैं। जैसे 21वां संशोधन में जोड़ा गया था सिंधी, और 71 संशोधन में जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये संशोधन करके जोड़े गए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, समाजवादी, उत्तर बौद्धिकवादी और गांधीवादी, तीनों 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 में भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। फ्रेंड, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है, संविधान के भाग 4 में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फ्रेंड ये आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ये भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? एक वास्तविक गैस जो है किसमें आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न दबाव और उच्च तापमान। निम्न दबाव और उच्च तापमान पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है एक वास्तविक गैस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है
कहाँ चला गया? नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें देश है और राजधानी बताना है। फ्रेंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी विनियस, लिथुआनिया विनियस, अल्बानिया का तिराना, माली का बमाको और लिechtenstein का वादूज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2314, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? हिमालय में जो है मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? किसको किसको पृथक करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। नेक्स्ट है, सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। फ्रेंड, पृथ्वी के सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है और इसका प्रकाश प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल थे? कौन शामिल थे ये बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 5। धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, छपनक थे और कालिदास थे। धन्वंतरी, अमर सिंह, छपनक और कालिदास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वह थे? रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे जिन्होंने पहली बार भारत में पूरा पाषाण उपकरण की खोज की? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, गौरिक मृदभांड का नामकरण हुआ, गौरिक गौरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ? तो गौरिक मृदभांड का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए फ्रेंड। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली का सुल्तान था, इसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी। फ्रेंड, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जाजिया कर लगाने वाला भी ये फिरोज शाह तुगलक ही थे। सबसे पहले ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था और इन्होंने बहुत सारी नहरों का भी निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के व्यवस्थापक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। और इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण किया, अलाई दरवाजा का निर्माण किया, सिरी का किला, हजार खंबा महल, इनका निर्माण करवाया। और सिकंदर लोधी से में देखेंगे फ्रेंड, 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। और राजधानी जो है दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने का काम किया था। और सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, गुलरुखी उपनाम से इन्होंने सिकंदर लोधी ने कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन में जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बता दिया करूंगा, तो प्लीज़ उसको भी आप ध्यान में रखते जाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर किस पर अधिकार कर लिया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? जब मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ये अबुल हसन ने चित्रित किया था, अबुल हसन। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो ये चालुक्य राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था मध्यकालीन इतिहास में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। मतलब भारत की जो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है ये कब हुई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। फ्रेंड्स, पहली बैठक कब हुई थी? पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को
फिर अध्यक्षता हुई थी दूसरी, और इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थाई किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये 20 हो सकता है, सर्वाधिक 20 हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर जो है ये ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था फ्रेंड? तो ये गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ, 1919 में, और 1922 तक चला, 1922 तक चला था ये। फ्रेंड, 17 अक्टूबर 1922 को खिलाफत दिवस, सॉरी 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया जाता, 17 अक्टूबर 1919 को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र जो है तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल के लिए प्रसिद्ध थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारस, आगरा और लखनऊ। ये 18वीं शताब्दी में तांबे एवं पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला मुस्लिम कौन थी? पहली मुस्लिम महिला कौन थी? कौन थी फ्रेंड? तो ये रेहाना तैयब जी थे। रेहाना तैयब जी जो है कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। फ्रेंड्स, वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और फ्रेंड, इसको गाया कब गया था? इसको पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने, रहीमतुल्लाह सयानी ने। नेक्स्ट देखेंगे, 24 नंबर देखेंगे, कौन सा जो है हैदराबाद के एक निजाम का अर्धसैनिक बल था? कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? तो ये रजाकार था। रजाकार, रजाकार जो है हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया। फ्रेंड, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, बक्सर की लड़ाई। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? ये 23 जून 1757 को हुई थी, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट देखेंगे, साबुन को ग्रीस से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? साबुन को ग्रीस से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये पायसीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गामा किरणों की, चुंबकीय विकिरणों में गामा किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पानी में फ्लोराइड की अधिकता से होता है फ्लोरोसिस, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम जो है ये तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण से जो शरीर है किसके सहयोग से लड़ता है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा प्रणाली से, प्रतिरक्षा प्रणाली से लड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्यों क्यों हो जाती है? तो क्यों हो जाती है फ्रेंड? तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिससे हृदय की गति रुक जाती है और जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? क्षतिग्रस्त उत्तक की मरम्मत, उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन शामिल है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। और फ्रेंड, उत्परिवर्तन की
सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डिब्रिज ने दिया था, ह्यूगो डिब्रिज ने, ह्यूगो डिब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ये प्रोटीन के संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जीवित प्राणियों में के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन क्रिया है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, ये पाचन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका है कि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? किसका जो है रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाला कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक शुष्क करने वाला कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो ये बॉक्सिंग पर लागू होता है, क्वींसबेरी नियम बॉक्सिंग पर। नेक्स्ट चापेकर बंधुओं ने 1896-97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं ने कहाँ की थी? तो पुणे में की थी, पुणे में की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? द प्रिंस, द प्रिंस किसने लिखा था फ्रेंड? तो मैकियावेली। इसकी तुलना चाणक्य के किससे की जाती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र की जाती है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए, मुक्केबाजी के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है लैपिज जो है किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपिज, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो ये भूमिगत जल से संबंधित स्थलाकृति है। नेक्स्ट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। नेक्स्ट विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया फ्रेंड? तो ये गुट निरपेक्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया नेहरू जी ने। विश्व में शांति और आपसी सहयोग के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्ष का। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कलानुक्रम प्रथम से अंत तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कलानुक्रम सजाना है फ्रेंड कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी। तो पहले हुआ था ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग कब हुआ था फ्रेंड? तो ये हुआ था 1983 में, 1983 में ब्रंटलैंड आयोग हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था ये एजेंडा 21। ये कब हुआ था? एजेंडा 21 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 4231, 4231। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4231, 4231। नेक्स्ट देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आईएमएफ के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। फ्रेंड आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 44 में हुआ था। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ये आईएमएफ की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड 27 दिसंबर 1945 से आधिकारिक रूप से इसका संचालन शुरू हुआ था आईएमएफ का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसके शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो ये जेएम कीन्स ने किया था, जेएम कीन्स ने। नेक्स्ट देखेंगे बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये एसएलआर कहते हैं, साविधिक तरलता अनुपात, सॉलिड लिक्विडिटी रेशियो, ये बोलते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल या स्टडी ग्रुप में भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।